वीएम स्प्रे एक जादू की चीज़ है। अगर हम किसान इसको सीख गए तो आपकी कोई सी भी फसल में कोई सी भी दवाई डालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप कौन कौन सी फसलें ले रहे हैं यहाँ पर? खेती कौन कौन सी करते हैं? पपीता, केला और अरंडी और कपास और मूंगफली। हाँ, वाल सब्जी वाला है ना कोई? हाँ, वाल, सरसों। सभी फसलों में कहीं ना कहीं आपको न्यूट्रिशन देना है, थ्रिप्स, इल्ली, माइट्स को भगाना है और पौधे को हरा भरा चलाना है। इसके लिए मिट्टी का स्प्रे सबसे अच्छी प्रक्रिया है। खदान की मिट्टी ले सकते हो, लेकिन ऐसी जगह की मिट्टी नहीं लेना है जो धूप खा रही हो। वीएम स्प्रे का कॉन्सेप्ट है कि अनटच जमीन, जिस जमीन में कभी आपने कल्टीवेटर नहीं चलाया, जिस जमीन में कभी आपने यूरिया, डीएपी, पोटास नहीं डाला, और वो मिट्टी अंधेरे की होनी चाहिए। जैसे आपकी खदान निकल रही है, कल वहाँ से कोई सी मिट्टी निकाल लाया और अब 24 से 36 घंटे धूप पड़ रही है, तो वहाँ की बैक्टीरियल एक्टिविटी उस धूप से अंदर चली जाएगी। हमें उस मिट्टी में सभी तरह का बैक्टीरियल एक्टिविटी चाहिए, उसको हम पानी में घोलेंगे। उसका कॉन्सेप्ट क्या है? अनटच जमीन, 5 से 6 फीट गड्ढा, और वो गड्ढा रहना चाहिए अंधेरे में। 5 फीट गड्ढा लिया, उससे नीचे भी लोगे तो चलेगा। उसके ऊपर से नीचे तक की मिट्टी 200 लीटर पानी में 20 किलो लेना है। ऐसी कोई जगह की मिट्टी नहीं लेना है जहां हम यूरिया, डीएपी, पोटाश डाल रहे थे, उसकी एक्टिविटी चेंज हो जाएगी। ऐसी कोई सी मिट्टी नहीं लेना है जहां धूप लग रही है। जहां अंधेरा है वहां के बैक्टीरियल काउंट बहुत अलग रहेंगे। जहां ठंडक है वहां के बैक्टीरियल काउंट बहुत अलग रहेंगे। तो ऊपर से नीचे तक की मिट्टी लेकर के जब आप पानी में घोलते हो 2 दिन तक, और उसमें सुक्रोज डालते हो, वाइसेनोमेटा 200 ग्राम डालते हो, तो वाइसेनोमेटा में सुक्रोज और गो अर्क है जो उन बैक्टीरिया का भोजन है। अब ये बैक्टीरिया जितने भी थे उससे 20, 30, 40 गुना होते हैं। न्यूट्रिशन जितना था वो बढ़ता है। ऊपर से नीचे तक की मिट्टी लेते हो तो ऊपर बैक्टीरियल एक्टिविटी है, नीचे केचुआ है और दूसरे सभी तरह के कीट पतंग, कीड़े मकोड़े हैं। तो जो भी प्राणी एक जगह से दूसरी जगह चलता है, अगर प्राणी की गिनती में है तो कुछ खाता है और कुछ निकालता है। ये मिट्टी क्या काम करेगी वो मैं बतला रहा हूँ स्प्रे में। चींटी, कीड़ा, फंगस, दीमक, वाइट ग्रब, फफूंद, किसी भी तरह की बहुत सारे थ्रिप्स, फंगाई, माइट्स ऐसे हैं जो मिट्टी में भी हैं, एक जगह से दूसरी जगह विचरण करते हैं और एक दूसरे पर आश्रित है। जो शाकाहारी है वो एक दूसरे को खाते नहीं हैं, वो वहाँ की बैक्टीरियल एक्टिविटी को खाते हैं, वहाँ की फंगस को खाते हैं, या वहाँ कुछ जो हमारे पेड़ पौधे खड़े होते हैं और इनकी नीचे जड़ें रह जाती हैं, उनकी जड़ों को खाते हैं। जैसे अभी यहाँ पर ये जो भी घास वास उगी हुई है, ये जो घास उगी है, अगर आपको दिख रही है कि ये 6 इंच ऊपर है, 1 फीट ऊपर है, तो मिट्टी की सतह में ये 6 इंच अंदर भी है ना इसकी जड़ें। और ऐसी जगह की हम मिट्टी लें जहाँ कभी कल्टीवेटर नहीं चलाया, तो ये पौधा अपने आप से सूखता है, मरता है, उसकी बॉडी वहीं रहती है। तो जब इस पर पानी आता है तो ये गल के लाल पानी बनकर ये पानी नीचे जाता है, इसको बोलते हैं ह्यूमस। आपके घरों में जहाँ कचरा इकट्ठा होता है या गोबर इकट्ठा होता है, उसमें बारिश का पानी लगता है तो नीचे लाल पानी निकलता है ना, वो लाल पानी है ह्यूमस। कोई भी बायोमास बॉडी गलेगी तो उसका लाल पानी निकलेगा, और ये लाल पानी जिस मिट्टी में जाता है उसको देसी केचुआ उस मिट्टी को खाने आता है। अमेरिकन केचुआ कचरा खाता है, गोबर खाता है। देसी केचुआ मिट्टी खाता है और मिट्टी निकालता है। बट वो कौन सी मिट्टी खाता है? जहां है ह्यूमस। इस तरह की जगह जिसमें कभी भी हमने कल्टीवेटर नहीं चढ़ाया, तो कुछ भी घास उग रही है, वो सूख रही है, उसमें पानी गिर रहा है, तो कभी ना कभी तो ह्यूमस नीचे जा रहा है। और ऊपर वो पौधा जितना बना, भले ही गाजर घास है या दुनिया का कोई भी खरपतवार है, ऊपर 1 फीट, आधा फीट, 2 फीट बढ़ा तो वो 1 फीट, आधा फीट, 2 फीट नीचे भी बढ़ता है। और जैसे ही वो कट के गलता है तो
तो नीचे उसकी जड़ें मोटी रहती है और वो पौधा मरने के बाद सूखने लगती जड़ें, तो वो जगह में होल और पोल बनते हैं और वो बायोमास बॉडी लकड़ी का सूखे डंठल का काम करता है अंदर जड़ें, और जो शाकाहारी प्राणी मिट्टी में हैं उन जड़ों को खाते हैं, उसमें फंगस पैदा होती है। तो ये शाकाहारी प्राणी जब वो बायोमास बॉडी को खाते हैं तो एक तो वहाँ जगह ढीली होती है, और खाते हैं तो फिर उनकी विष्ठा निकालते हैं। अब वो जो विष्ठा निकली वो आपके पौधों के लिए महासागर भोजन है। 20 किलो मिट्टी क्या काम करेगी वो मैं प्रक्रिया बतला रहा हूँ आपको, कि जो वहाँ कीट पतंग कीड़े मकोड़े हैं वो एक जगह से दूसरी जगह चल फिर कर रहे हैं, तो उनकी विष्ठा जो बहुत सारी पड़ी है उस मिट्टी में, वो जब पानी में जाकर के 2 दिन गलती है, घुलती है और उसमें सुक्रोज रहता है, तो वो बहुत सारा अनलिमिटेड न्यूट्रिशन पैदा करता है। और वो कप्पड़ छान करके आप जब किसी भी फसल में स्प्रे करते हो तो उस फसल को अन्य कोई खाद देने की आवश्यकता नहीं है। अभी मार्केट में आपने सुना है ना नैनो यूरिया, नैनो मतलब बहुत बारीक पार्टिकल वाला नाइट्रोजन, नैनो पोटास, नैनो फास्फोरस, मतलब बहुत माइक्रो छोटे कणों में। ये क्यों आया है कि हम बड़े यूरिया की बोरी को बंद करें। अब हमें समझ में आया कि यूरिया से कैंसर होता है। तो दूसरे पार्टिकल में पहले भी था नैनो, ऐसा नहीं कि आज हमने खोज कर ली तो आज नैनो आ गया। छोटे पार्टिकल वाली चीज़ नैनो हो गई। तो हम जब मिट्टी का स्प्रे करते हैं तो मिट्टी में नैनो पार्टिकल अनलिमिटेड है, उसको 2 दिन पानी में गलाकर उसकी मात्रा को केवल बढ़ाना है और हमें उसको पौधे तक पहुंचने लायक करना है। कपास की फसल हो, केला हो, पपीता हो, पपीता की फसल में अगर मार्केट का एक भी स्प्रे आपने कर दिया, अब आपको हर 10 दिन में 7 दिन में स्प्रे करना पड़ेगा, वरना पपीता आपकी खराब होगी। मिर्ची, कपास 15 दिन के अंदर आपको स्प्रे लेना ही पड़ेगा, वरना हरा मच्छर, वाइट फ्लाई, थ्रिप्स और पत्ते के नीचे माइट्स जो लाल लाल निशान करेगी, और माइट्स ऐसा पत्ता कर देगी और थ्रिप्स ऐसा ऊपर पत्ता कर देगी। थ्रिप्स से पत्ता ऊपर झुकता है, माइट से पत्ता नीचे झुकता है। बट सब शाकाहारी प्राणी हैं, और जब इन पत्तों पर हम मिट्टी का स्प्रे करते हैं तो ये शाकाहारी प्राणी उस मिट्टी के लेपन वाले पत्ते को खाते नहीं, और न्यूट्रिशन इतना ज़्यादा मात्रा में होता है कि वो पत्ता खुद से भोजन लेकर के तन के खड़ा रहता है। जो पत्ता, जो पौधा स्वस्थ है, उसमें थोड़ा बहुत किसी ने खाकर चट किया तो साइड इफ़ेक्ट आता नहीं। जो पौधा नीचे से संघर्ष कर रहा है भोजन लेने में, ऊपर से रेडी फूड मिल नहीं रहा है। नीचे से संघर्ष मैंने इसलिए बोला कि किसी भी खेत में अगर एक बार एसएसपी डल गया या एक बार डीएपी डल गया तो उसका 6.5 पीएच आएगा नहीं कभी, और 6.5 पीएच होगा तो पौधा पूर्ण तरीके से भोजन उठाएगा। आप अगर लैब टेस्ट कराओगे अपने प्लॉटों की तो शायद 7, 7.5 या 8 पीएच आएगा। आपने किसी ने लैब टेस्ट कराया है? नहीं कराया, कराना चाहिए। और लैब टेस्ट में हमें हमारे ज़मीन का पीएच क्या है ये पता होना चाहिए। तो जो फसल हम लगा रहे हैं वो 6.5 पीएच पे भोजन उठाती है। हमारा काम है कि हम खाना खिलाएं। हमारे पास पैसे हैं, हमने थोड़ा सा ज्ञान ले लिया है कि यूरिया, डीएपी, पोटास कितना डालना है, ये हमारे हाथ में है। खाना खाएगा या नहीं खाएगा वो पौधे के हाथ में है और ज़मीन की स्थिति के हाथ में है। इसलिए हम जब मिट्टी का स्प्रे ऊपर से करते हैं तो रेडी न्यूट्रिशन मिल जाते हैं। हमने यूरिया, डीएपी, पोटास डाल दिया, लेकिन हमारी ज़मीन का पीएच पता चला 8 है, तो पौधा भोजन उठाने में लेट होगा या नहीं उठाएगा, तो पौधा चलने में सक्षम नहीं होगा। तो थोड़ी सी भी बीमारियां जो रस चूसक कीट है उन पौधों को जल्दी ग्रसित करेगी। और मिट्टी का स्प्रे जब करते हैं हम, तो जिन पत्तों पर मिट्टी का स्प्रे लगता है उनको कोई भी शाकाहारी प्राणी उन पत्तों को खाता नहीं। हरा मच्छर, वाइट फ्लाई, थ्रिप्स, माइट्स, तेलिया, मिलीबग, ये सब शाकाहारी प्राणी हैं। ये पत्तों को या छाल को खाते हैं। इल शाकाहारी प्राणी है। शाकाहारी प्राणी कोई भी मिट्टी में लपेटा हुआ
बायोमास नहीं खाता क्योंकि इनमें से 80% प्राणियों की आंतें होती नहीं, और मिट्टी जब अंदर जाती है तो उसको ये पचा सकते नहीं। दूसरा, मिट्टी खाने की चीज़ है ही नहीं, हम भी नहीं खाते ना मिट्टी। बचपन में थोड़ी बहुत चखी होगी मस्ती करते करते, बट हमेशा तो नहीं खाते ना तो प्रकृति में मिट्टी कोई खाता नहीं। तो जब मिट्टी का स्प्रे पत्तों पर करते हैं तो पत्तों पर एक लेपन आता है, धूप में, ठंड में एक छाते का काम करता है मिट्टी, न्यूट्रिशन का काम करता है मिट्टी। तो मिट्टी का स्प्रे आपको अप्लाई करना चाहिए, और खदान की मिट्टी लेने की बजाय गहरे गड्ढे की मिट्टी लो, उस गड्ढे को आप पाली बनाओ ताकि बारिश आए तो उसमें पानी ना जाए, और उसमें से मिट्टी निकालने के बाद उसमें फिर अंधेरा कर दो, ताकि वापस हम जब मिट्टी लेना चाहें तो अंधेरा हटाएं, उसी गड्ढे का मिट्टी लें और वापस अंधेरा कर दें, ताकि उसकी एक्टिविटी, बैक्टीरियल एक्टिविटी वैसे के वैसे हमेशा के लिए ज़िंदा रहे। अब ये मिट्टी का स्प्रे केवल केले के लिए नहीं है, हर तरह की फसल के लिए है। यहाँ किसी ने किया है मिट्टी का स्प्रे अपनी फसल में? कौन सी फसल में कर रहे हो? कैस्ट्रॉल। क्या रिजल्ट मिला आपने किया तो? आप ऐसे क्या स्प्रे करते थे उसमें? ये तो किया अभी, इसके पहले कोई स्प्रे लेते थे? अच्छा, हाँ। तो ये मिट्टी के स्प्रे करने से फ़र्क क्या आया? आपको पता कैसे चला कि ये मिट्टी के स्प्रे का रिजल्ट है और ये नहीं किया है उसका है? मिट्टी का स्प्रे से इल्ली का मुझे बहुत बढ़िया दिक्कत। इल्ली आता नहीं? इल्ली आया और ख़त्म हो गया। दिखेगा, नुकसान नहीं करेगा करके देखो, ये फ्री की चीज़ है। मिट्टी के स्प्रे मैं आपको ऐसी फसलें बता रहा हूँ, बैंगन में सबसे ज़्यादा इल्ली आता है, बैंगन में, भट्टे में सबसे ज़्यादा वाइट फ्लाई आता है, और पूरे भारत में कई सारे ऐसे बैंगन के प्लाट वाले फार्मर हैं जो केवल मिट्टी का स्प्रे करते हैं और कोई भी 2000 रुपये वाली डब्बी नहीं लाते दवाई छींटने के लिए। कपास के कई सारे ऐसे खेडूत हैं जो कपास लगाने के 7 से 10 दिन में केवल मिट्टी का स्प्रे करते हैं, कोई भी वाइट फ्लाई, थ्रिप्स, माइट्स का कोई स्प्रे खरीदते ही नहीं, दुकान पे ही नहीं जाते। मिट्टी के स्प्रे का इजाद हमारे ही भारत के एक किसान डॉक्टर ने किया है, चिंतला वेंकटा रामारेड्डी, जो हैदराबाद के रहने वाले हैं, जिनको भारत सरकार ने पद्मश्री का अवार्ड दिया है कि आपने मिट्टी के स्प्रे की खोज करी। उन्होंने इस पे पेटेंट लिया है कि भारत को तो छूट दे रखी, भारत के बाहर अगर कोई मिट्टी का स्प्रे करेगा, उनको पता चला तो उनको रॉयल्टी जाएगी। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है मिट्टी का स्प्रे कितना पावरफुल है? हमें आज तक इसलिए नहीं पता है कि इसका प्रचार कोई करता नहीं, क्योंकि दुकान पे मिट्टी मिलती नहीं, आपके खेत के बाहर से लेनी है। जिस दिन ये मिट्टी दुकान पर पैक होकर के चली जाएगी कि ये 20 रुपये की है या 200 रुपये की है या 2000 की है, उस दिन हर दुकानदार प्रचार करेगा, और जो बना रही है कंपनी उसके 500 एम्प्लॉय प्रचार करेंगे, क्योंकि पूरे भारत में मिट्टी का स्प्रे बिकने लगेगा। अभी आपके खेत के बाहर ही है ना मिट्टी, तो प्रचार नहीं होगा। खुद को देखना है कि ये काम क्या करता है। खाने वाली फसल में अगर आप मिट्टी का स्प्रे करते हो तो एक तो केमिकल रेसिड्यू फ्री खाना रहेगा, उस अन्न में कभी कैंसर वाले कण नहीं मिलेंगे मिट्टी के स्प्रे में, ये रिसर्च हो चुका है। और चावल का तो बहुत बड़ा रिसर्च पेपर है कि जिस चावल में नर्सरी से लेकर काटने तक 7-7 दिन में स्प्रे किया मिट्टी का, वो चावल से, उन चावल को खाने से आँखों की रोशनी बढ़ रही है, और जिनको रातिंदा आता है, सूर्यास्त के बाद दिखता नहीं है, रतौंदी, उनकी आंखें ठीक हो गई है। ऐसे रिसर्च पेपर है, बट हमने अभी तक किया नहीं, तो हमें जानकारी में नहीं है। हमको गांव में जो केवी के है किसान कृषि सेवा केंद्र है, वहाँ पर रेडीमेड पैसे दे करके दवाई ला करके हमें स्प्रे करना ठीक भी लगता है, वो आरामदायक है थोड़ा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं बतलाता हूँ। एक्चुअली ये चीज़ें मैं जी रहा हूँ इसलिए बोल रहा हूँ। गेहूँ आपके यहाँ कोई बोते हैं? घर पे भी खेती करते होंगे ना, गेहूँ बोते होंगे खाने के लिए। महाराणा प्रताप का भाले का वजन शायद 72 kg है, पता है आप लोगों को? 72 किलो का भाला है उनका। उनकी ढाल
कुछ किलो की होगी, उनका कवच जो था वो कुछ केजी का होगा, उनके जूते, उनके घुटनों पर जो कवच था, तो ये सब मिला करके 1 से सवा क्विंटल के तो उनके आभूषण हो गए ये। फिर उनका खुद का वज़न, कॉन्सेप्ट समझना मैं क्या चीज़ बताने की चेष्टा कर रहा हूँ। मेरा खुद का वज़न है 68 केजी। आप इमेजिन करो कि महाराणा प्रताप घोड़े पर हैं और बलराम को ऐसे उठाकर चल रहे हैं, भाला उठाकर चल रहे हैं। समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट? मतलब उस जमाने में जो वो खाना खाते थे उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू कितनी थी, ये मैं बतलाना चाह रहा हूँ। अभी महाराणा प्रताप का वज़न, उनके भाले, कवच कुंडल, ढाल का वज़न लेकर के वो घोड़ा दौड़ रहा है। अब उस घोड़े की क्षमता क्या होगी? बड़ी बड़ी छलांगे लगा रहा है, 24 घंटे भी दौड़ रहा है, तो वो जो घास फूस खा रहा था उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू क्या थी? उस समय जो पालक खाते थे उसमें आयरन के कंटेंट का डेटा निकालोगे, गूगल आंटी आपके मोबाइल पर है, आप सिंपल सा डालो कि 20 साल पहले की आयरन में जो फसलें हैं उनमें आयरन परसेंटेज क्या था, आज जो फसल है उसमें आयरन का परसेंटेज क्या है, 20 साल 40 साल पहले जो गेहूं था उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू क्या थी, और आज 2024 में न्यूट्रिशन वैल्यू क्या है। हम खा रहे हैं कचरा, जिससे केवल कैंसर और कैंसर पैदा होगी। हमारी इतनी क्षमता नहीं है कि हम 10 किलो उठाकर 24 घंटे चल सके, क्षमता है हमारे पास? तो ये खेल केवल न्यूट्रिशन वैल्यू का है, और हमारी बॉडी में अंदर ऑक्सीजन कितना जा रहा है उसका है। कैंसर का रिलेशन केवल और केवल हमारी बॉडी ऑक्सीजन कितना सोख रही है और हर रोम रोम तक ऑक्सीजन कितना पहुंचा रही है, इससे कैंसर होगा या नहीं होगा रिलेशन है। और हम जो खाना खा रहे हैं उसमें आर्टिफिशियल खाना कितना है और न्यूट्रिशन युक्त खाना कितना है, इसका केवल रिलेशन है। तो जो गेहूं हम पका रहे हैं, जो मक्का हम पका रहे हैं, हम खुद भी खा रहे हैं और मार्केट को भी बेच रहे हैं। हम किसान अपने आप को बोलते हैं अन्नदाता। थोड़े समय के बाद जिस हिसाब से पेस्टिसाइड का प्रयोग हो रहा है, हम बन जाएंगे कैंसर दाता, जो पेस्टिसाइड का प्रयोग कर रहे हैं। ये कटु सत्य है, इसमें हमें अपने अंदर झांकना चाहिए। और सिंपल सी थीम में बता रहा हूँ, मेरे घर का गेहूं मैं ऐसा ही बोता हूँ। गेहूं बोने के बाद हर 7 दिन में उसमें केवल मिट्टी का स्प्रे करो और पानी चलाओ। नीचे से मन हो तो गोबर खाद डाल दो अगर हो अपने पास, नहीं तो केवल मिट्टी का स्प्रे करोगे। उस गेहूं में न्यूट्रिशन वैल्यू अनलिमिटेड होगी। हम इस तरह का जो गेहूं पकाते हैं उसको 120 रुपये किलो बेचते हैं। 1 साल पहले हमारे पास ऑर्डर आता है। आप खुद बेचने की बात बाद में करना, घर के लिए खुद को अगर 1 साल में 3 क्विंटल गेहूं लग रहा है तो उतना गेहूं पहले मिट्टी के स्प्रे से बनाना चालू करना, ताकि खुद की आत्मसंतुष्टि होगी कि मैं ऑर्गेनिक खा रहा हूँ। तुअर जो उगाते हैं वो केवल मिट्टी का स्प्रे करते हैं हमारे ग्रुप में। जो मूंग उगा रहे हैं केवल मिट्टी का स्प्रे करते हैं, ना कोई खाद देते हैं ना कुछ करते हैं, केवल पानी देते हैं और मिट्टी का स्प्रे करते हैं। तो न्यूट्रिशन वैल्यू वाला खाना हम घर में करना चालू करें तो मिट्टी की स्प्रे के बहुत फ़ायदे हैं। उपयोग में लाना चालू करो, उसका प्रचार करना चालू करो। जो आप अपने खेत में जिस भी फसल में उसका उपयोग ले लो, अगर वो फ़ायदा देती है तो उसका एक वीडियो बनाकर मुझ तक भेज दो, ताकि और किसानों को हम बतला सकें। मिट्टी का स्प्रे कोई कंपनी वाला उसका प्रचार करेगा नहीं, किसी को 2 पैसे उससे मिलते नहीं। हमको ही समझकर हमारे अंदर एडॉप्ट करना पड़ेगा। यहाँ दवाई दुकान वाला है कोई बैठा हुआ? कौन है? तो गया दवाई वाला। अच्छा, तो ये भाई की कोई गलती नहीं है। ये भाई इसलिए है कि आपको यहाँ से 20 किलोमीटर दूर जाकर दूसरे दवाई दुकान से सामान नहीं खरीदना पड़े। कम से कम ये गांव में आ गए हैं। बट आपको भी अपने खेत में मिट्टी का स्प्रे करके चावल गेहूं उगाना चाहिए। ये कटु सत्य है। जिस चीज़ का इलाज है वो हम कम से कम कर लें। पूरे भारत के जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिमागधारी दवाई दुकान वाले हैं वो मेरे अगेंस्ट हैं कि बलराम हमेशा ऐसा प्रचार करता है कि किसानों को दवाई दुकान तक भेजता नहीं।
इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मैं ऐसा ही करता रहूँगा। ये दुकान वाले आदित्य भाई तो आपसे बहुत साल से जुड़े हुए हैं। हाँ, पता है ना, इसीलिए तो मैंने पूछा कितने दवाई दुकान में। तो ऐसे बहुत कम हैं आप जैसे मित्र, बट जो दवाई दुकान वाले हैं वो भी तो खाना ही खा रहे हैं, तो उसके खाने में न्यूट्रिशन वैल्यू कैसे बने वो भी आप अपने घरों में चालू करो, ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है, हम केले को आगे बढ़ाते हैं।